नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों के समक्ष सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भूगोल का पहला पाठ जिसका शीर्षक है संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि संसाधन क्या होते हैं। पहले बच्चों, हमारे पर्यावरण में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसे चीजें हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है या वो चीजें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, और ऐसी चीजें जो आर्थिक दृष्टि से उपयोगी हो और उन चीजों का कोई नैतिक मूल्य हो या वो चीजें हमारे समाज में नैतिक रूप से वो मानी जाने वाली होती है। तो अगर मैं संक्षेप में कहूं कि प्रकृति से मिलने वाले वो फल जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। संसाधन पहले बच्चों, हमारे प्रकृति में बहुत सारी चीजें पड़ी है। कहीं पत्थर है, कहीं पेड़ है, कहीं टूटा हुआ वृक्ष है, या प्रकृति में नदियों और नालों में जल बह रहा है। पहले बच्चों, वो तब तक ये प्राकृतिक चीजें हमारे लिए तब तक संसाधन नहीं बनती है जब तक ये हमारे लिए मूल्यवान ना हो। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा एक पत्थर का। एक पत्थर कहीं पड़ा होता है, जब तक हम उस पत्थर को एक निश्चित आकार दे करके उसे अगर हम किसी भवन या किसी मकान में लगाने के लिए तैयार नहीं करते हैं, तब तक वो हमारे लिए संसाधन नहीं बनता है। इसके लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहले तो वो जो चीज वहां पड़ी है, एक पत्थर है, उस पत्थर को निश्चित आकार या निश्चित शेप देने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी होनी चाहिए या तकनीक होनी चाहिए, और उसके बाद उस पत्थर को निश्चित आकार देने के बाद वो एक मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो जब हम उसको एक निश्चित आकार देते हैं और हमारे लिए वही पत्थर एक भवन बनाने के लिए अगर वो काम आता है, तो वही पत्थर हमारे लिए संसाधन बनता है और वही हमारी दैनिक या मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो अब मैं वर्णन करूंगा कि ये संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। संसाधन की अगर मैं क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करूं तो सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण, उत्पत्ति की वो संसाधन किस प्रकार का है, कहां से वो उत्पन्न हुआ है, उस आधार पर हम उसका वर्गीकरण करते हैं। पहला है उसकी किताब जैव
ये संसाधन सजीव होते हैं और ये प्रकृति में या वनस्पति में अनेक रूपों में उपलब्ध होते हैं। और ये सारी की सारी चीजें, चाहे जंगल है, घास है, और हमारे जंगलों में मिलने वाली बहुत सारी जड़ी बूटियां, जब हम इन्हें बाहर से ला करके अगर हम इनका प्रयोग करते हैं या जिन जीव चीजों का हम प्रयोग करते हैं जिनमें जीवन है, उन्हें हम सजीव संसाधन कहते हैं। और दूसरा है इसका अजैव संसाधन। पहले बच्चों, ये संसाधन निर्जीव होते हैं, जीवन नहीं होते हैं, और इन संसाधनों के बहुत सारे उदाहरण हमारे प्रकृति में पड़े मिले हैं, जैसे पत्थर है या कोयला है या जिसमें कोई भी जान नहीं है, और ये संसाधन हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो ये तो थी उत्पत्ति के आधार पर। उसके बाद जो अगला इसका क्लासिफिकेशन है वो है समापत्तियों के आधार पर। समापत्तियों के आधार पर हमारे पास कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका प्रयोग करने के बाद हम उसका फिर से प्रयोग कर सकते हैं, या कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो प्रयोग करने के बाद सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। तो इसके आधार पर हम दो तरह से वर्गीकरण करते हैं। नंबर 1, नवीकरण योग्य संसाधन। ये वे संसाधन है जिनका हम एक बार प्रयोग करके कल या काफी समय के बाद इनका फिर से उपयोग कर सकते हैं। तो इसे हम नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। सौर ऊर्जा, ज्वार भाटे की ऊर्जा या पवन ऊर्जा, ये सभी के सभी नवीकरण योग्य संसाधन के उदाहरण हैं। उसके पश्चात है नवीकरण योग्य ये वे संसाधन है जिनका हम एक बार प्रयोग करने के बाद ये संसाधन खत्म हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हम अपने घरों में कोयले का प्रयोग करते हैं, मिट्टी का तेल का प्रयोग करते हैं, या अपने दिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसे संसाधन हैं जो एक बार प्रयोग करने के बाद ये संसाधन समाप्त होते हैं, और इनको फिर से बढ़ने या इनकी पुनर्पूर्ति में बहुत सारा समय या बहुत सारे वर्ष लगते हैं। बहुत सारी घटनाओं के बाद ये संसाधन बनते हैं, तो इसलिए इन्हें और नवीकरणीय योग्य संसाधन है। और उसके बाद अगला जो वर्गीकरण है वो है स्वामित्व के आधार पर। इसके आधार पर हम ये देखते हैं कि उस संसाधन का मालिक कौन है या उसका स्वामी कौन है, उसके आधार पर हम उसका वर्गीकरण करते हैं। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले व्यक्तिगत
ये संसाधन किसी के निजी होते हैं। उदाहरण के लिए मेरे पास एक पेन है, वो मेरा निजी संपत्ति है, किसी का बैग है, किसी का टेलीफोन है। तो इन संसाधनों के अंतर्गत हम उन चीजों को रखते हैं जो किसी की व्यक्तिगत निजी संपत्ति होती है या निजी संसाधन है। तो उसके बाद दूसरा जो संसाधन है वो है सामुदायिक। इन संसाधनों के अंतर्गत वो संसाधन आते हैं जिन पर किसी एक पूरे समुदाय का अधिकार या आधिपत्य होता है, या इसके स्वामी पूरा का पूरा स्वामी होता है। जैसे कोई मंदिर है या कोई हमारे गांव में कोई सार्वजनिक संपत्ति होते हैं, ये सारे के सारे संसाधन सामुदायिक स्वामित्व वाले होते हैं। उसके बाद राष्ट्र संसाधन, ये वो संसाधन होते हैं जिसमें किसी एक समुदाय या किसी एक राष्ट्र का स्वामित्व भाव करके पूरे देश या पूरे राष्ट्र का स्वामित्व होता है। उन संसाधनों को कहते हैं राष्ट्र संसाधन। जैसे जल है या हमारी सड़कें हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो अगला या तीसरा जो चौथा जो संसाधन है वो है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। इन संसाधनों के अंतर्गत वो संसाधन आते हैं जिसमें किसी एक राष्ट्र का आधिपत्य ना हो करके पूरे के पूरे विश्व या पूरे विश्व समुदाय का स्वामित्व होता है। और इन संसाधनों के अंतर्गत एक सबसे बढ़िया उदाहरण हमारे सागरों या समुद्रों का है। जब भी किसी देश के तट के साथ का जो सागर होता है उसमें 200 समुद्री मील तक उस देश का आधिपत्य होता है, और उसके बाद 200 समुद्री मील के बाद जितना भी क्षेत्र होता है वो पूरे का पूरे विश्व का होता है, जिस पर किसी भी राष्ट्र का स्वामित्व नहीं होता है। तो इस संसाधन के अंतर्गत हम उन संसाधनों को लेते हैं जिन पर किसी एक राष्ट्र या एक या दो राष्ट्रों का आधिपत्य न होकर के पूरे के पूरे विश्व या पूरे विश्व समुदाय का उन पर आधिपत्य होता है या उनका स्वामित्व पूरे विश्व को होता है। तो इसके अंतर्गत हम अंतरराष्ट्रीय संसाधन इन्हें कहते हैं। तो अगला और अंतिम जो इसका वर्गीकरण है वो करते हैं हम विकास के स्तर। इसमें पहला संभावी, पहला संभावी और दूसरा विकसित संसाधन। नंबर 3 बढ़ा। नंबर 4 संचित कोश। ये संभावित संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो पहले बच्चों ये था मेरा आज का विषय, और
जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आजकल कोरोना वायरस के प्रकोप से हमारे शिक्षण संस्थान बंद है, तो हम इंटरनेट या मोबाइल के माध्यम से अपने घरों में पढ़ाई कर रहे हैं, या शिक्षक अपने घरों से आपको फोन के माध्यम से आप से संपर्क स्थापित करके आपको शिक्षित करने का कोशिश कर रहे हैं। तो पहले बच्चों